हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए अपनी जो क्लासें चल रही हैं उस क्लास में आज हमारी जो क्लास होने वाली है यूनिट 9 को लेकर के आज की जो हमारी क्लास होगी वो होने वाली है ई गवर्नेंस को लेकर के। अभी तक हमने जो है यूनिट 9 का लगभग सिलेबस पूरा कर लिया है। 1 से 2 क्लासें और होने वाली हैं। तो आज जो है इसी क्रम में क्या करते हैं, ई गवर्नेंस की क्लास करते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे। तो हमारे पास में जो सिलेबस है ये रहा सिलेबस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम कंप्यूटर और इसका आधारभूत ज्ञान पूरा कर चुके हैं। हम जो है इलेक्ट्रॉनिकी वाली क्लास भी कर चुके हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्लास भी कर चुके हैं, रोबोटिक्स की क्लास भी अपन पूरी कर चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास भी पूरी कर चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी हमने पिछली क्लास में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा ई गवर्नेंस का। और देन इसके बाद में अपनी 2 क्लासें कर लेंगे, एक इंटरनेट को अलग कर लेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट अलग कर लेंगे और ये प्लेटफॉर्म्स। तो 2 क्लास में जो है अपन क्या हो जाएगा, ये यूनिट पूरा हो जाएगा। देन इसके बाद जो है हम प्रीलिम्स के सिलेबस के अगले पड़ाव पर बढ़ जाएंगे। आई थिंक जो है हम देखेंगे जियोग्राफी या फिर पॉलिटी साइंस, कुछ भी एक जो है यूनिट उठा लेंगे, उसको भी जो है 10 से 15 दिन में पूरा कर लेंगे। और धीरे धीरे करके अपन जो है इसी प्रकार सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और जिसमें 50 क्वेश्चन लेते हैं, द्वितीय प्रकार का रिवीजन करते हैं और एक क्लास अपनी हम मेंस की भी चला रहे हैं ताकि हमें प्री निकालने के बाद में जो है मेंस का बैकअप मिल सके और थोड़ा सा जो है हम और लोगों से अलग सिद्ध हो सकें। इसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन ये कार्यक्रम चल रहे हैं। तो चलिए ई गवर्नेंस की आज जो है हमारी क्लास होने वाली है, एक एक चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम जो है इस क्लास में देखेंगे ये थोड़ा सा पढ़ने का जो हमारा टेबल है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे ई गवर्नेंस क्या है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है, ठीक है, ये वाला साइबर अपराध का पॉइंट जो है पिछली वाली स्लाइड का है, ये नहीं इसमें किया जाएगा। देखेंगे हम ई गवर्नेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हम साथ ही साथ में इसमें देखेंगे कि ई गवर्नेंस के क्या लाभ होते हैं। हम देखेंगे भारत में ई गवर्नेंस का विकास जो है किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से सरकार द्वारा क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। और हम देखेंगे कि योजनाएं, देखेंगे कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं यहाँ से लेकर के अक्सर प्रश्न बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है, भारत में विकास और योजनाओं को लेकर के यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर हम देखेंगे सरकारी ऐप तथा पोर्टल देखेंगे, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे कार्यक्रम देखेंगे और मध्य प्रदेश में योजनाएं और पोर्टल देखेंगे। और हमारा इस प्रकार से अंत में जो है हम एक गार्टनर का मॉडल देखेंगे। किसका मॉडल देखेंगे, गार्टनर का जो है मॉडल देखेंगे। जस्ट मिनट रुकेंगे, वही लैंग्वेज ट्रांसलेटर है बीच में लगा रहता है ना था। यही तो अंत में हम क्या देखेंगे, अंतिम जो हमारा जो पॉइंट होगा, अभी जो अगर देखेंगे लगातार यहाँ से 2 बार प्रश्न पूछ लिया है भाई एक ही मॉडल से। जो है 2020 में प्रश्न आया हुआ था, फिर इसके बाद 2025 में इसी को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो हम ज़्यादा तो नहीं देख सकते सभी मॉडल, चूंकि याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम गार्टनर का मॉडल जो है जरूर देखेंगे ई गवर्नेंस के संदर्भ में क्या है। चलिए हम एक एक चीज़ों की बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतर प्लेटफॉर्म होने वाला है। जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं। तो चूंकि एक लोग के लिए जितना प्रयास अपन को करना होता है उतना ही प्रयास जो है 1000 लोगों के लिए भी हो सकता है, लाखों लोगों के लिए भी हो सकता है। तो एजुकेशन को जो है क्वालिटीपूर्ण प्रदान करने के लिए और निःशुल्क रूप से जो है ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। तो आप जरूर इसका जो है क्या लीजिएगा, लाभ लीजिएगा। और जो है कुछ जो है और कहें क्या, नहीं कह रहे हैं, चलिए ठीक है। देखिए अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो भाई फालतू की बातें जो है आपके जहन में नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों से जो है अपन ऐसा संवाद होता रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। तो उन सब चीज़ों को जो है इग्नोर कीजिएगा और वास्तव में जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को लेकर के क्या कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। आपके सामने एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना 100% एफर्ट देकर के मेहनत कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऐसे सामने वाले को बुरा लगता है ना। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। क्योंकि इंसान क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी है। उसके पास में भी क्या होती हैं, भावना होती है। उसे भी जो है सम्मान की आकांक्षा होती है, उसे भी प्रतिष्ठा के लिए कार्य करता है। वह भी जो कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहता है। चूंकि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी होता है तो समाज की हर विशेषताएं उस पर लागू होती हैं। तो
अपने शब्दों और प्रयासों को और अपनी जो है बात करने के तरीके को कुछ इस प्रकार रखा करिएगा कि जो है सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत अच्छा ना बोले तो बेकार भी ना लगना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कहने का आशय जो है आप लोग समझ गए हो, ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में जिनकी विशेषताएं ऐसी हैं, बाकी समझने वाले काफ़ी हैं। चलिए बात करते हैं और देखते हैं। तो पहला अपने पास में जो है सिलेबस है, जिसका मतलब समझना है हमें। सिलेबस का जो मूल पॉइंट है, ई गवर्नेंस हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। आखिर ई गवर्नेंस होता क्या है, हम ये चीज़ जो है पढ़ने वाले हैं। अगर इस फोटो में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं, इस चित्र में अगर देख पा रहे हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके सामने क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है। और ये जो है कुछ कंप्यूटर में कर रहे हैं। दरअसल ये सरकारी आदमी है, मतलब कि ये कोई सरकार के डिपार्टमेंट से संबंधित है और इसमें शासन के कार्य क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट माध्यम से कर रहे हैं। तो मैं चलिए देखिए, बहुत कुछ कंटेंट मैं लिखता नहीं हूँ, ना ही मेरा ये आदत है कि मैं बहुत सारा कंटेंट लेकर के आ जाऊँ आपके सामने लिख कर दूँ। सिर्फ जो है सिलेबस में पॉइंट जो दिए गए हैं उनका मतलब समझिएगा, उनके आसपास पढ़िएगा। मैं कभी भी मतलब फालतू की बातें नहीं बताता हूँ, जो सिलेबस में है वही पढ़िएगा। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे ही बहुत सिलेबस है, वास्ट है, तो आप जो है सिलेक्टेड चीज़ें पढ़िएगा, क्योंकि 100% आपको स्कोर नहीं करना। सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ने से क्या हो जाता है, आप जो है उन लोगों से आगे हो जाते हैं जितने आपके प्रतिस्पर्धी हैं। क्योंकि हर कोई जो है क्या कर रहा है, उस भीड़ में दौड़ रहा है जहाँ बहुत लंबा पढ़ाना, बहुत सारा अच्छा सजा हुआ कंटेंट दिखाना ही क्या है, क्वालिटी मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम का परिणाम जो है आपको बता देगा कि क्वालिटी क्या होती है। बस आप जो है एक बार भरोसा कीजिएगा। देखिएगा, ई का मतलब क्या होता है, ई गवर्नेंस में बता रहा हूँ। अगर आपका जो है 5 मिनट में जो पूरा टॉपिक हो जाना है तो मुझे लगता है 5 मिनट देना काफ़ी है। क्यों हम 1 घंटे का समय बर्बाद करें। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है ई का मतलब होता है। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कंप्यूटर आधारित, इंटरनेट आधारित। और गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, शासन। क्या होता है, शासन होता है, सरकार होता है। ठीक है। अगर हम शासन के कार्य और शासन चलाने का तरीका जो है हमारे पास में, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो वही तो क्या है, ई गवर्नेंस है। क्यों फालतू की परिभाषा याद करने में कोशिश कर रहे हैं। शब्दों से परिभाषा बनाना सीखिएगा, शब्दों से खेल खेलना सीखिएगा, यही जो है आपका क्या होगा, तरीका होगा। अब कहोगे भाई शासन के कार्य क्या होते हैं, तो शासन का कार्य कहोगे आप, न्याय प्रदान करना होता है कि नहीं होता है, कहोगे हाँ होता है। शासन का कार्य क्या होता है, शासन का कार्य नीतियां बनाना होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे हाँ होता है। शासन का कार्य जो है योजनाओं का निर्माण करना होता है कि नहीं होता है, कहोगे होता है। शासन का कार्य जो है अपराध को नियंत्रित करना होता है कि नहीं होता है, कहोगे होता है। शासन का कार्य जो है जन सुनवाई करना होता है कि नहीं होता है, जन सुनवाई करना होता है कि नहीं होता है। फिर आप कहेंगे कि शासन का कार्य जो है और क्या होता है, तो शासन का कार्य जो है और कह सकते हैं जनता की शिकायतों पर ध्यान देना होता है कि नहीं होता है, कहोगे हाँ होता है। तो अगर यही सब कार्य जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम करने लगे तो क्या हो जाएगा, ये ई गवर्नेंस हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए शिकायतों का कार्य आपने 181 हेल्पलाइन में कभी ना कभी तो कॉल किया होगा कि नहीं किया होगा, कहोगे हाँ किया है। आपने कभी ना कभी जो है, कभी ना कभी क्या है, शासन के कार्य में अपराध जन सुनवाई, अपना एमपीपीएससी का फॉर्म तो है, किसी भी सरकारी एग्जाम का फॉर्म तो डाला होगा ना। तो ये क्या है भाई, शासन का काम तो है। अगर इंटरनेट के माध्यम से आप, पहले फॉर्म भरने का तरीका क्या होता था कि डाक से क्या करते थे, हम ऑफलाइन फॉर्म भरते थे और जो है हाथ से लिखा हुआ सब कुछ फॉर्म होता था, उसमें सारी जानकारी देते थे और उसमें जो है विभिन्न प्रकार के दस्तावेज संलग्न करके जो है पोस्ट ऑफिस से क्या है, इसे जो है सरकारी कार्यालयों में भेजा जाता था। ऐसे में क्या होता था, बहुत टाइम लगता था, समय लगता था, बीच में पता चला आपका फॉर्म ही गायब हो गया, फिर आपकी नौकरी तो लगने वाली ही नहीं है। जो बड़े-बड़े लोग होते थे, संपर्क वाले लोग होते थे, उनकी ज़्यादा चलती थी। अब क्या है, खुला सिस्टम हो गया है, इंटरनेट के माध्यम से हर कोई क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, आयोग की वेबसाइट में पहुँच जाता है। तो यही तो क्या है, ई गवर्नेंस है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर 2 नंबर में परिभाषा पूछे तो सिंपल सा बता दीजिएगा कि शासन के कार्यों में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग करना ही क्या है, ई गवर्नेंस कहलाता है। अगर ई गवर्नेंस से आगे चल करके पूछे तो हम आगे चल करके बताएँगे। तो यहाँ क्या समझ में आया कि ई गवर्नेंस क्या है? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सिंपल सा प्रश्न पूछ लेता है कभी-कभी, हालाँकि अब ऐसा आने की संभावना नहीं है। 2017 के पहले ऐसे प्रश्न आते थे। ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है? अब वर्तमान में तो है, आप दिमाग लगाइएगा। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, मैं गारंटी लेता हूँ प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसा भी प्रश्न आए, भाषा वाला आए या कैसा भी आए, अगर फैक्ट आएँगे तब भी बनेंगे। चलिएगा, ई गवर्नेंस को जो है आप जानते हैं, ई गवर्नेंस को नोट्स आप जो है बात के बना लीजिएगा, पहले भाई समझ लीजिएगा। तो समझना जो है इम्पोर्टेंट होता है, ये जो है समझिएगा। जो है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? और मुझसे इतने से अच्छा नहीं मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग जो है, कुछ चीज़ें जो है जीवन में वरदान मिल जाती हैं, ये एक वरदान मुझे भी है।
कि एक तो है आपकी राइटिंग जो है सही नहीं होने वाली है, और दूसरा वरदान है कि सिलेक्शन के लिए आपका हमेशा 1 नंबर ही कम पड़ेगा। ठीक है, ये 2 वरदान है अपने पास में। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अपन जो है क्या करते रहेंगे, प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ई गवर्नेंस को क्या कहते हैं। ई गवर्नेंस का एक दूसरा नाम है स्मार्ट गवर्नेंस। क्या कहते हैं? स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। स्मार्ट गवर्नेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है कम समय में कार्य को क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। मैं इसी से उदाहरण लेता हूं कि आप एमपीपीएससी का पहले फॉर्म भरते थे। अब कल्पना कीजिएगा कितने लोग फॉर्म डाल पाते होंगे जब मतलब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। कितना भ्रष्टाचार होता होगा, पता चला आपका बीच में फॉर्म ही गायब हो जाता था और रिपोर्ट में लिख दिया जाता था कि जो है पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्टमैन नदी से आ रहा था, वो नदी में जो है फिसल गया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से पूरे दस्तावेज बह गए, लोग सभी के फॉर्म गायब हो गए और उस व्यक्ति का फॉर्म बच गया जो जिसने क्या है 10-20-50 लाख रुपए दे दिए हैं। तो ऐसे पहले क्या होता था, सिलेक्शन होता था, योग्यता को पहले महत्व नहीं मिलता था। लेकिन जब से क्या हुआ है, ये आया है, तो आप क्या कह सकते हैं कि स्मार्ट तरीके से काम होता है कि नहीं होता। 5 मिनट में जो है आपका फॉर्म भर जाता है, आपका रिजल्ट 2 मिनट में आप देख पाते हैं। अगर आपका नहीं आता है तो सीधे आप ईमेल में क्या कर सकते हैं, आयोग की वेबसाइट में शिकायत कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। आप सीधे आरटीआई लगा सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है सूचना आपका राइट टू, हाँ मतलब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी आयोग से, वेबसाइट से, सरकारी कार्यालय से सूचना मांग सकते हैं। और सूचना देने का जो है वह कर्तव्य है, ये आपका अधिकार है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये आपको अधिकार देता है। तो स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस का ये दूसरा नाम है। क्या मतलब है? स्मार्ट के जो है ये 5 अक्षर लिखे हुए हैं। एस का मतलब होता है सिंपल, एम का मतलब होता है मॉरल, ए का मतलब होता है अकाउंटेबल, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। मतलब कि कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस से इतनी चीजें मिली हुई हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है स्मार्ट का पूरा नाम आपसे कभी कभी पूछ लेता है, या फिर सिंपल सा जो है एमसीक्यू में पूछ लेता है कि स्मार्ट में ए का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। देखिएगा तो एस का मतलब क्या होता है स्मार्ट गवर्नेंस में, एस का मतलब होता है सिंपल यानी कि सरल। तो जब से ई गवर्नेंस का क्या आया हुआ है, ई गवर्नेंस आया हुआ है यानी कि सरकार में इंटरनेट और तकनीकी का प्रयोग किया गया है, तो चीजें क्या हो चुकी हैं, सरल हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी हैं। आप बिल्कुल सही कहेंगे। आधार कार्ड सही करवाने के लिए अगर आपको बुलाया जाए कि भाई भोपाल में जाना है, कितना दिक्कत होगा, कितना दिक्कत होगा बताइए, बहुत दिक्कत होगा। अब जो है आधार कार्ड आप जो है यहीं पर सही करवा लेते हैं, तो चीजें सरल हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी हैं, बोलोगे हाँ हो चुकी हैं। दूसरा जो तरीका है मॉरल हो गया है। अब जो है जो सरकार है ये, वो क्या हो चुकी है, मॉरल। मॉरल का मतलब क्या होता है, नैतिक। क्या होता है, नैतिक हो चुका है। ठीक है। अब कैसे, पहले जो है कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि अब जो है ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति गलती करता है, भ्रष्टाचार करता है, वो सभी को पता चल जाता है। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में जो है बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, तो सभी को पता चल जाता है। बाद में जो है आप कल्पना कीजिएगा कि एक एसडीएम, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक एसडीएम जो है एक गरीब किसान से क्या लेता है, जमीन का हस्तांतरण करने के लिए 1 लाख रुपए लेता है। ठीक है। अब वो जो किसान द्वारा ऑनलाइन उसका ट्रांजेक्शन किया जाता है एसडीएम के खाते में। अब जो है बाद में रिकॉर्ड चेक होता है, जब मतलब किसी तरीके से खुलासा होता है, तो क्या उसकी हालत हुई होगी, मतलब एसडीएम की पूरी बेइज्जती हो गई ना। तो अब जो है ऐसा डरते हैं अधिकारी, सभी प्रशासक लोग बहुत जो है सफाई से क्या करते हैं, वर्तमान में रिश्वत वगैरह लेते हैं। समानता काफी कम हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन काफी हद तक जो है खुला खुला नहीं होता है, क्योंकि मतलब सीधा सा ये इंटरनेट के कारण जो है रिकॉर्ड हो जाता है, पता चल जाता है। तो शासन अब क्या बना हुआ है, नैतिक बना हुआ है। किसके कारण, ई गवर्नेंस के कारण। तो एम का मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब नैतिक। ए का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल। और अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेह। क्या होता है, जवाबदेह। तो कहीं ना कहीं जो क्या है, ई गवर्नेंस के माध्यम से जो है शासन को जवाबदेह बनाया गया है। कैसे कि जवाब देने वाला। अब जैसे कि आपने, आपके यहाँ का जो भी है सरपंच, पटवारी, सेक्रेटरी, आईएएस, आईपीएस, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस कांस्टेबल, कोई भी अधिकारी है, आप क्या कर देते हैं, उसकी 181 में क्या कर देते हैं, शिकायत कर देते हैं। तो वो जो आपका कार्य नहीं कर रहा था, 181 में आपने क्या कर दी, शिकायत कर दी, तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं फोन लगा करके पूछेगा भाई क्या हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने लगा है। ठीक है। अपना सीनियर अधिकारी के प्रति जवाबदेह जो है वो इसके माध्यम से जल्दी होने लगा है, क्योंकि फीडबैक तुरंत मिल जाता है ऑनलाइन माध्यम से। पहले फीडबैक के लिए जो है कभी कभी आते थे भाई जन सुनवाई करने के लिए गाँवों में, पता है 1-2 साल में आए और सुन करके चले गए, तो बीच में सब गायब हो जाता था। तो अकाउंटेबल बना हुआ है किसके माध्यम से, गवर्नेंस के माध्यम से। आर का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिव यानी कि शासन जो है क्या बन गया है, उत्तरदायी बन गया है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से सीधी सीधी क्रियाएं होती हैं। अगर ऐसा वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर क्या है, बहुत ज्यादा भड़कम पच जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी पोस्ट बना करके डाल दी जाती है। तो शासन क्या हुआ है, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व में क्या हुई है, वृद्धि हुई है।
इसी प्रकार से ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता। पारदर्शिता, अब जो शासन जो भी कार्य करती है वो कार्य कैसे होते हैं? पारदर्शी तरीके से होते हैं। आप अभी भी जाकर के चेक कर सकते हैं, आपके गांव में जो है पंचायत दर्पण वेबसाइट में जाइएगा और वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा हमारे पंचायत में आया हुआ है। पंचायत दर्पण वेबसाइट से चीजें चेक कर सकते हैं और फिर जो है अपने सरपंच से पूछ सकते हैं कि भाई साहब जो है रोड पास करवाने के लिए 10 करोड़ रुपए आपने निकलाया हुआ है, यहाँ रोड तो बना ही नहीं है। तो ये मतलब सब कुछ पारदर्शी तरीके से स्पष्ट रूप से चीजें दिखाई देती हैं जब से ई गवर्नेंस आया हुआ है। अगर फिर जो सड़क नहीं बनी हुई है तो आप क्या कीजिएगा? अपने सीनियर अधिकारी, विकास खंड अधिकारी या फिर सीएम हेल्पलाइन में क्या कर सकते हैं? शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम कार्यालय जा सकते हैं या फिर कलेक्टर कार्यालय जा सकते हैं। तो फिर उस अधिकारी की क्या हो जाएगी? सुनवाई हो जाएगी। तो ये कहाँ से आपको पारदर्शी तरीका कहाँ से पता चला है? तो आप कहेंगे कि हमने इंटरनेट की वेबसाइट से क्या किया है, सरकार की जो पंचायत दर्पण पोर्टल है उससे क्या किया है, हमने पंचायत की जानकारी निकाली हुई है। तो पंचायत दर्पण पोर्टल क्या है? ये इंटरनेट आधारित क्या है? शासन का एक कार्य है। तो ये टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता स्थापित हुई है। तो ये क्या होता है? स्मार्ट गवर्नेंस होता है। और आपसे शायद पूछे कि इसे जो है स्मार्ट गवर्नमेंट किसने कहा हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे एक जो ई प्रशासन, इसे स्मार्ट गवर्नेंस किसने कहा हुआ था, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि देवांग मेहता द्वारा जो है ये बात कही गई थी। ये बात किसने कही हुई थी? ध्यान रखिएगा, देवांग मेहता। देवांग मेहता द्वारा क्या कही गई थी? ये बात कही गई थी कि जो मतलब ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस कहा गया था। अब देवांग मेहता जो है कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये नैसकॉम के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या? नैसकॉम। तो नैसकॉम के क्या रह चुके हैं? ये अध्यक्ष रह चुके हैं। नैसकॉम क्या है? एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी है। देखिएगा अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या एडीओपी का प्रश्न है जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस में योगदान नहीं कर रहा है, और उसमें एक ऑप्शन नैसकॉम दिया हुआ। तो नैसकॉम जो है क्या है? ये प्राइवेट एक कंपनी है, इसका योगदान नहीं है। बाकी उसमें जो है एनआईसी दिया हुआ था तो वो सरकार का केंद्र, तो जो सरकारी केंद्र है वो योगदान देते हैं। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई कि स्मार्ट गवर्नेंस क्यों कहते हैं और ई गवर्नेंस क्या होता है। मुझे उम्मीद है देखिएगा मेंस में भी सेम टॉपिक दिए हुए हैं तो चीजें समझते जाइएगा भाई, क्या पता आगे चल करके टाइम मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि प्री के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि आप हर टॉपिक पर बहुत गहराई से चर्चा कर सकें। तो यहाँ का सिलेबस कम है तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है चर्चा कर रहे हैं, तो इनका जो है मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं भाई। आ जाता है स्मार्ट गवर्नेंस, आ जाता है ई गवर्नेंस क्या है, वहां पर ऐसे प्रश्न नहीं आते, वहां पर आएगा ई गवर्नेंस क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, लाभ लिखिए, तो आप आसानी से जो है निकाल पाएंगे। चलिएगा, ई गवर्नेंस के स्तंभ जो है पूछता है कितने स्तंभ है, सीधा सा है 2 नंबर का प्रश्न मेंस में आ जाता है। क्या जाता है? मेंस में 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है। सिर्फ सिंपल आपको 4 नाम लिखने होते हैं कि ई गवर्नेंस किन के आधार पर चलता है, किन किन लोगों की आवश्यकता होती है। तो इसकी जो है 4 स्तंभ होते हैं, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ होते हैं। अगर यही प्रश्न जो है पीवाईक्यू में यानी कि ऑप्शन एमसीक्यूज में आ जाता है तब भी जो है बता देना कि ये 4 स्तंभ होते हैं ई गवर्नेंस के। कौन कौन से? पहला होता है लोग होते हैं, दूसरे जो है प्रक्रिया होती है, तीसरी जो है संसाधन होगा यहाँ पर संसाधन, और प्रौद्योगिकी, लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संसाधन, ये 4 क्या होते हैं? इसके जो है स्तंभ होते हैं। अब मतलब क्या है इसका? मतलब समझ लीजिएगा कि मतलब ई गवर्नेंस जो है किन के आधार पर चलता है, वो आधार क्या है? 4 आधार है भाई। लोग नहीं होंगे तो कैसे काम होगा भाई? शासन में काम करने वाले लोग तो होंगे ना। मान लीजिएगा हमने ऑनलाइन सिस्टम बना दिया कि जनता की समस्या सुनने के लिए क्या है, ऑनलाइन सिस्टम बना दिया, तो लोगों की तो आवश्यकता होगी ना, तभी तो वहां पर जैसे आपने यहाँ से क्या किया, वेबसाइट में जो भी शिकायत वगैरह की फॉर्म भरा, तो वहां देखने वाले सरकार में लोग बैठे होंगे, तो लोगों की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ऐसे तो होगा नहीं, लॉग इन करना होगा आपको, डिटेल डालनी होगी, सूचना डालनी होगी, फिर जो है सेंड करना होगा, तो ये प्रक्रिया होगी। इसमें जो है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, इंटरनेट का प्रयोग किया जाएगा, मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? संसाधन। संसाधन का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ साधन होगा जिसके माध्यम से भेजा जाएगा। दिमाग भी एक प्रकार का संसाधन ही है। तो ये 4 स्तंभ क्या होते हैं? गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं। अब पूछे ई गवर्नेंस के प्रकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी जो है कई बार जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा ई गवर्नेंस के प्रकार जो है कई प्रकार के हो सकती है ई गवर्नेंस, ठीक है। एक तो होती है G2G। क्या? G2G। G2G का मतलब क्या है? पहली बात तो प्रश्न यही हो सकता है। G का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, और फिर G का मतलब क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर अगर ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार, क्या हमारे मध्य प्रदेश की सरकार अगर राज्य सरकार किससे कोई काम करवाती है, केंद्र सरकार से क्या करती है, ऑनलाइन माध्यम से केंद्र सरकार से क्या करती है, कोई काम संपन्न करवाती है या संपर्क करती है, तो वो कौन सा होगा? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? या तो राज्य सरकार
केंद्र सरकार से क्या करती है, कोई ऑनलाइन माध्यम से कार्य करती है, या फिर एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार से क्या करती है, कोई ऑनलाइन माध्यम से कार्य कर सकती है, या एक ही सरकार के अंदर अलग अलग विभाग जैसे कि जल संसाधन मंत्रालय क्या करता है, राजस्व विभाग से बात करता है, या पुलिस विभाग जो है कलेक्टर से बात करता है। तो एक ही सरकार के अंदर अगर सरकारी लोग ही क्या करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहा जाता है। अगर इसमें अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें कि स्मार्ट गवर्नेंस प्रगति पोर्टल जो है ऐसा, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। G2C की बात करें, देखिएगा जब हमने ई कॉमर्स पढ़ते हैं तो वहाँ सी का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर होता है यानी कि उपभोक्ता। लेकिन जब ई गवर्नेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है, सिटीजन होता है। सिटीजन मतलब नागरिक। जब सरकार क्या करती है, सरकार गवर्नमेंट, जी का मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सरकार, और सी का मतलब क्या हो जाएगा, सिटीजन यानी कि नागरिक या जनता कह दीजिएगा, नागरिक। तो जब सरकार क्या करती है, नागरिकों के लिए ऑनलाइन माध्यम से कार्य करती है तो उसे क्या कहा जाता है, G2C कहा जाता है। जब सरकार जनता से संपर्क करती है, सिंपल से इसका उदाहरण क्या हो सकता है भाई, सिंपल से इसका उदाहरण क्या हो सकता है, मैं कह सकता हूँ क्या कि वोटिंग ईवीएम जो मशीन है वो क्या है, इसका उदाहरण हो सकती है ना, ईवीएम जो है इसका उदाहरण हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल कहेंगे हो सकती है। या फिर कोई भी सरकारी जो मतलब सरकारी कोई भी आप क्या करते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते हैं, क्या करते हैं, कोई भी सरकारी एग्जाम फॉर्म भरते हैं, वो क्या हो जाएगा, G2C हो जाएगा ना, क्योंकि एग्जाम किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। फॉर्म कौन भरेगा, सिटीजन भरेगा। तो एग्जाम फॉर्म भी क्या हो सकता है। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको दिमाग लगाने का प्रयास करना है कि जो है कौन किसका काम है। तो ऐसे मतलब ये एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है, पेपर में दूसरा उदाहरण दे करके भी पूछ सकता है। तो आप अपने जो है चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब भाई 1% भी समझ में नहीं आता है ना, तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न बता दीजिएगा, अपन जो हर शब्द को तोड़ने का जो क्या है तोड़ सकते हैं। तो G2C जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो G2C का मतलब क्या है, जी मतलब गवर्नमेंट और सी मतलब सिटीजन यानी कि नागरिक। तो जब सरकार क्या करती है, जनता के संपर्क में आती है या कार्य करती है तो क्या हो जाएगा, सरकार से नागरिक हो जाएगा। और मैंने वोटिंग का उदाहरण दे दिया, एग्जाम फॉर्म का उदाहरण दे दिया। G2B बात करते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस। किसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात करते हैं। अगर सरकार किसी प्राइवेट क्षेत्रों से क्या करती है, बिजनेसमैन से जो है किसी प्रकार का ऑनलाइन माध्यम से कार्य करती है तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा। कहो कुछ उदाहरण दीजिए, हमें समझ में नहीं आया। सरकार क्या करती है, एक टेंडर जारी करती है, क्या करती है, एक टेंडर जारी करती है, ठेका के लिए जो है एक टेंडर जारी करती है। कोई प्राइवेट लोग मतलब बिजनेसमैन क्या करते हैं, सिंपल से मैं बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, उदाहरण किसकी बात करता हूँ कि G2B का उदाहरण जो है आपका क्या हो सकता है। तो G2B का जो है उदाहरण जो हो सकता है, अब जैसे शेयर बाजार आपने देखा होगा, ठीक है, शेयर बाजार आपने देखा होगा, शेयर बाजार में क्या करते हैं, शेयर बाजार आपने देखा है, सरकार क्या करती है, अपनी कंपनी के शेयर क्या करती है, बेचती है। तो फिर प्राइवेट लोग क्या करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। ये समझ में नहीं आया, चलिए ठीक है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, मतलब छतरपुर में जो है क्या बनवाना चाहता है, छतरपुर में जो है एक मान लीजिए बहुत बड़ी मूर्ति बनवाना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार, जो है बहुत बड़ी छत्रसाल बुंदेला जी की मूर्ति जो है बनवाना चाहती है। अब सरकार तो मूर्ति बनाएगी नहीं, इसके लिए क्या करेगी, एक टेंडर जारी करेगा। जो हमारे यहाँ का जिला कलेक्टर कार्यालय है उनके द्वारा क्या किया जाएगा, टेंडर जारी किया जाएगा। और टेंडर में लिखा होगा कि हमें जो है एक मूर्ति बनवाना है, और इसके लिए जो है सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये इतना दिया जाएगा। तो प्राइवेट लोग जो क्या होंगे, इसका क्या ले लेंगे, ठेका ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सी बातें हो सकती हैं भाई, जैसे अभी उस स्कूटरी वितरण योजना जो चली हुई थी, क्या चली हुई थी, जो 12वीं पास करेगा 6 नंबरों से मतलब टॉप करेगा तो उसे एक स्कूटरी मिल जाएगी। तो इसके लिए भी तो क्या करेगी, गवर्नमेंट की स्कूटरी बनाएगी नहीं, किसी न किसी कंपनी से क्या करेगी, संपर्क करेगी स्कूटरी लेने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनी संपर्क, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा। गवर्नमेंट टू क्या है, G2E की बात करते हैं। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। क्या होता है, एम्प्लॉय जो है यानी कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी होता है। इनके पूरे नाम भी जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय या सरकारी कर्मचारी होता है। तो जैसे सरकार क्या करती है, इसका उदाहरण सीधा सा है, सैलरी आना। क्या आना, सिंपल सा उदाहरण है, जो है सरकारी अकाउंट से क्या आती है, जो सैलरी आती है, तो वो क्या हो जाएगी, G2E का उदाहरण हो जाएगी। क्योंकि सैलरी कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। किसके खाते में आती है, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी के खाते में आती है। एक टीचर की सैलरी, किसी भी सरकारी नौकरी वाले की जो सैलरी होती है, इसका उदाहरण हो सकती है। अगली बात करते हैं C2C, सिटीजन टू सिटीजन यानी कि नागरिक से नागरिक संपर्क। नागरिक, C2C मतलब नागरिक से नागरिक, नागरिक से
नागरिक, तो ये क्या हो जाएगा आपका C2C हो जाएगा। अब इसका उदाहरण क्या होता है, इस श्रेणी में क्या होते हैं, दो नागरिक जो है आपस में क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। सिंपल सा मतलब है, फेसबुक में आप जय हिंद का नारा लगाते हैं, आप कहते हैं देश से प्यार करते हैं तो ये कीजिएगा वो कीजिएगा, एक मतलब संगठन में जुड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C2C हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस के जो है आपके प्रकार हो जाएंगे। प्रश्न जो है आपसे कई बार यहाँ से बन चुका है। सिंपल सा कभी कभी पूछ लेता है कि G2G में जो है क्या मतलब है, ऑप्शन में दे देगा कि सरकार से नागरिक, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत नॉर्मल सा प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। स्तंभ को लेकर के प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, स्मार्ट गवर्नेंस को लेकर के पूरा नाम पूछा जा चुका है, बीच का एक अक्षर का पूरा नाम पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिया। चलिए अब ई गवर्नेंस के बताइएगा लाभ क्या होते हैं, क्या लाभ होते हैं बताइएगा भाई। सिंपल सा प्रश्न है, ये मेंस में आएगा, ठीक है। ई गवर्नेंस के जो लाभ होते हैं, ये जो है किसका प्रश्न है, मेंस का प्रश्न है। प्री में भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि प्री में आ जाते हैं, आजकल भाषा जो है कठिन बनने लगी है, तो कुछ भी आ जाए आप तैयार रहिएगा। अब अगर आपकी सरकार में ई गवर्नेंस है तो क्या लाभ होगा, योजनाओं का विस्तार होगा कि नहीं होगा, कहोगे बिल्कुल होगा। पहले योजनाएं ऐसी होती थी भाई, ये पहले योजनाएं, बहुत सी योजनाएं पहले भी चलती थी, लेकिन सामान्य लोगों को पता ही नहीं चलता था। क्यों नहीं पता चलता था, क्योंकि जब तहसीलदार आकर के, वहाँ का खंड विकास अधिकारी आकर के, BDO जिसे बोलते हैं, या पटवारी सेक्रेटरी आकर के घरों घरों योजनाओं का विस्तार करते थे, बताते थे, तभी क्या करता था, पता चलता था। तो पहले योजनाएं क्या होती थी, जो सरकारी नौकरी में जो सरकार से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के आसपास, उनके रिश्तेदारों को ही क्या करती थी, योजनाएं पता चलती थी। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन माध्यम से क्या हो गया है, योजनाएं आती हैं, पोर्टल पर आती हैं, सोशल मीडिया में जो है खूब चैनल वाले, न्यूज वाले और ये क्या है सब कोई बता देता है। तो योजनाओं का विस्तार हुआ है ना, हुआ है। किसके कारण हुआ है, तो आप कहेंगे इंटरनेट के कारण जो है ये विकास हुआ है। अगर गवर्नमेंट में इंटरनेट का प्रयोग ना होता तो इसका फिर विकास ना होता। गवर्नमेंट खुद जो है अपने अपने पोर्टल बना करके रखी हुई है, हर महिला बाल विकास का भी पोर्टल बना हुआ है मध्य प्रदेश में। कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी योजना हो, कोई भी स्कीम हो, अब देखिएगा योजनाओं का विस्तार इसलिए भी होता है कि भाई, अब जैसे किसान सम्मान निधि की हम बात करते हैं, तो किसान सम्मान निधि में सरकार को भी तो पता चलता है ना ऑनलाइन माध्यम से कि भाई भारत में जो है कितनी 20 लाख जनसंख्या, सिर्फ 5,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। क्यों लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, तो सरकार उस तरीके से क्या करती है, योजनाएं बनाती है। उन्हें पता चलता है कि बीच में भाई क्या करते हैं, यहाँ से तो योजनाएं दी जाती हैं, रिकॉर्ड में तो क्या है कि मतलब सभी को लाभ मिल रहा है, ऐसा सिद्ध कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जो किसानों को लाभ नहीं मिलता। तो फिर सरकार ने क्या किया है, DBT सिस्टम लागू किया है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम लागू किया है, कि सीधे जो है खाता धारक के अकाउंट में क्या किया जाएगा, पैसा भेजा जाएगा, बीच में गायब नहीं होगा। इसके लिए कुछ प्रक्रिया बनाई गई है कि ये आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, ताकि हर कोई जो है उनका पैसा ना निकाल पाए। तो ये किसके कारण जो है संभव हो पाया है, इंटरनेट के कारण जो है आज हर कोई योजना का विस्तार लाभ ले रहा है। बताइएगा जो है बहुत पहले भी तो चल रही थी ना ये क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी आवास योजना पहले भी तो चल रही थी, लेकिन कितने लोग लाभान्वित थे, इससे बहुत कम लोग लाभान्वित थे। लेकिन अब देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है तो कितने लोग लाभान्वित है, लगभग हर कोई जो है इससे क्या हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है। टाइम, तो मतलब समय पर योजनाएं पहुंच जाती हैं, बहुत जो है क्या है, सरकार का बहुत कम समय लगता है इसमें। क्या लगता है, एक डाकिया जो है पहले डाक लेकर के क्या जाता था, आपका सिलेक्शन हो गया है, ये जो है मान लीजिए MPPSC में सिलेक्शन हो गया है, अगर मैं बात करूं 1980 की बात करता हूं, 1980 में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो इंदौर से जो है लेटर भेजा जाएगा, इंदौर से जो है लेटर भेजा जाएगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से जो है छतरपुर कार्यालय में आएगा, छतरपुर कार्यालय के बाद जो है आपका जाएगा आपकी तहसील में जाएगा, तहसील से आपके घर में जाएगा। ये सब कौन काम करेगा, डाकिया जो है पोस्ट ऑफिस से करेगा। बाद में जो है 15 से 20 दिन में आपका जो है ये लेटर पहुंचता है। पता चला बीच में अगर गायब हो गया तो आपको पता भी नहीं चल पाना है कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है। तो एक काम जो है 20 से 25 दिन में क्या होता था, पहले पूरा होता था। ठीक है, कोई भी योजना के लिए आवेदन किया हुआ है, आप जिला में आइएगा, तहसीली में आवेदन कीजिएगा, तो बार बार आना जाना पड़ता था, उतने साधन नहीं होते थे, तो एक एक काम को करने में जो है एक एक साल लग जाते थे। लेकिन अब क्या है, आप ऑनलाइन जो है वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है 2 मिनट में जो है रिजल्ट पता चल जाएगा। आप जो है आयोग की वेबसाइट में जाइएगा, जो भी प्रक्रिया है वहाँ पर लॉगिन कीजिएगा और अपना रिजल्ट निकाल लीजिएगा, लिस्ट मिल जाती है तुरंत ही आपको। तो अब सरकारी योजनाओं को क्या मिलता है, मतलब बहुत कम समय में हो जाती हैं, साथ ही साथ जो है सरकार का खर्च भी क्या होता है, बहुत कम लगता है। अब वो 15 दिन जो है डाकिया क्या करेगा, यहाँ वहाँ पोस्ट लेकर के घूमेगा, तो भाई उसे भी तो क्या देना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन अब एक ईमेल के माध्यम से सब कुछ हो जा रहा है, जस्टिस, सभी को जो क्या है, न्याय मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। तो न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट में जो है न्याय मिल जाए। अगर आप अमीर हैं, देखिएगा देश किसी का जो होता है, ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं होता है, ठीक है। न्याय का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं। तो ये न्याय जो है आपको मेंस में बहुत अच्छे से काम आएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये देश है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा जो है भारत देश है मान लीजिएगा,
ठीक है, ये मान लीजिएगा भारत देश है, ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं, इतने लोग यहाँ पर रहते हैं, उन सभी का है, उन सभी का बराबर का क्या है, अधिकार है। लेकिन इसमें जो है अधिकार क्या, सरकारी नौकरी वाले बड़े-बड़े लोग तो क्या करके रखे हैं, इस देश पर जो है कब्जा करके रखे हुए हैं कि हमारा है। अब एक कंपनी वाला क्या करता है कि नर्मदा नदी के पानी का क्या करता है, ढेर सारा उपयोग करता है, लेकिन संसाधन है, संसाधन में सभी का जो है समान अधिकार है। तो आप कहने के लिए तो संविधान में आपने समानता दे रखी है कि भाई सभी का समान अधिकार है, लेकिन नर्मदा के पानी का उपयोग एक आम आदमी कितना कर सकता है, बताओ कितना कर सकता है? आप कहेंगे भाई बहुत करेगा, 2-4 डिब्बे, 5 डिब्बे, 1 टैंकर, 2 टैंकर, 4 टैंकर भर कर रख लेगा, और वो करेगा भी क्या? और वही एक कंपनी वाला है क्या है, 10,000 लीटर डेली क्या करता है, जो मिनरल वाटर की कंपनी है या फिर कोई कीटनाशक कंपनी है, वो उसमें लाखों लीटर जल का क्या करता है, डेली उपयोग करता है, और उससे क्या करता है, कचरा करता है, और उससे क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जब पर्यावरण गंदा होता है तो सभी लोग क्या करते हैं, उस गंदगी को सूंघते हैं, खाते हैं। जब मृदा खराब होती है तब भी उसका सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो लाभ तो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ले रहा है, लेकिन परिणाम क्या है, मतलब लाभ एक व्यक्ति ले रहा है और उसका प्रभाव जो है सभी को भोगना पड़ रहा है। तो ये देश में अगर कहीं भी जमीन के माध्यम से न्याय होता है, किसी भी तरीके से होता है, वो सभी क्या है, आय वो सब न्याय होता है। देश में जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति में सभी को बराबर से अधिकार मिल सके, किसी भी तरीके से मिले, वो होता है वास्तविक न्याय। सिर्फ कोर्ट में जाने से न्याय नहीं मिलता है। तो सरकार क्या कर रही है, न्याय देने के लिए सरकार क्या कर रही है कि जो है टैक्स लगाती है। सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। और टैक्स किस पर लगाती है, जो लोग क्या कर रहे हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। क्योंकि लाभ ये कहाँ से ले रहे हैं भाई, देश के संसाधन से ही तो ले रहे हैं ना, जनता से तो ये कमा रहे हैं ना। तो सरकार क्या करती है, उनसे टैक्स लेती है, जो कोई ज़्यादा लाभ ले रहा है इस देश के संसाधन से, और वो टैक्स लेकर के सरकार क्या करती है, योजनाओं के माध्यम से समाज का जो गरीब वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उसे जो है कुछ ना कुछ सहायता देती है। किसी को बीज देती है, किसी को खाद देती है, किसी को खाने को खाना देती है, किसी को जो है राशन वितरण करती है, किसी को कपड़े देती है, किसी को गणवेश देती है, किसी को छात्रवृत्ति देती है, किसी को पढ़ने में जो है स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को पीएचडी में स्कॉलरशिप मिलती है, किसी को जो आरक्षण देती है। तो ये क्या कर रही है सरकार, यहाँ वहाँ से वो करके संतुलन करने का कार्य करती है, तब न्याय मिलता है जाकर के। ठीक है, तभी जो है क्या मिलता है, न्याय मिलता है, क्योंकि संसाधन पर जो है सभी का समान अधिकार होता है। तो जो है ये सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से क्या करती है, न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। और साथ ही साथ डायरेक्ट न्याय भी जो क्या है, मिल रहा है। एक व्यक्ति क्या करता है, किसी के साथ में दुराचार करता है, गलत आचरण करता है, तो आप ऑनलाइन माध्यम से क्या करते हैं, 181 में शिकायत कर देते हैं, आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी तो एक न्याय है ना। ये कब संभव हुआ है, आप पुलिस स्टेशन में, खुदा ना करे ऐसा हो, मतलब बहुत से ऐसे कांड होते हैं भाई कि कई बार क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा आपको वो हो जाता है। अपन भी क्या है इस चीज़ में जो है सब अनुभव करते रहते हैं इन चीज़ों का, और कभी न कभी जो अवसर मिलेगा तो इनमें सुधार भी किया जाएगा। तो कई बार जब आप लोकल क्षेत्र में जाते हैं, आपके साथ में घटनाएँ होती हैं, गलत होता है, लेकिन फिर भी आप जो है शासन प्रशासन में जाते हैं, आपको जो है सहयोग नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है दूसरी पार्टी का लोग जो है लगा हुआ है। ठीक है, उसमें दूसरी पार्टी के लोग लगे हुए हैं और वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो ऐसे में क्या है, न्याय नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अब जो है इंटरनेट आधारित प्रक्रिया हो गई है, अब आपको क्या है, न्याय मिलेगा। आप जो है शिकायत कीजिएगा, आपको जो है चीज़ें मिलेंगी। तो ये न्याय भी क्या हुआ है, इंटरनेट के ज़रिए जो क्या हुआ है, संभव हुआ है। तो बहुत सी घटनाएँ हैं, तो मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि भई अगर आप बड़े-बड़े पदों पर बैठ कर के भी ऐसी जो हरकत करते हैं ना, तो मैं यही कहूँगा कि सूरज पर है काले पोती किया चाँद का मुँह काला, मानवता की हत्या का तुम इतिहास घिनौना रच डाला, और बंद करो ये भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी हत्याएँ, वरना वो खुदा स्वयं डरेगा। अरे तुम ही भक्षक बन बैठे तो फिर रक्षा कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा। अगर आपको कर्तव्य जो दिया गया है उस कर्तव्य से वंचित हो जाएंगे तो फिर बताइएगा कौन जो है समाज को संभालेगा। तो कम से कम आप लोग ऐसे कभी मत करिएगा जो एक बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और ऐसी हरकत करते हैं कि मतलब चलिएगा। तो आप सीखिएगा, ये सब कहने का आशय है कि जीवन में कहीं न कहीं तो आप भी जो है कभी न कभी ज़िम्मेदार पदों पर बैठेंगे, तो इन चीज़ों का जो है कभी न कभी याद आएगी आपको, तो कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो इसीलिए जो है ऐसी चीज़ें बोल देता हूँ। तो भ्रष्टाचार जो है, तो ई गवर्नेंस के कारण क्या हुआ है, भ्रष्टाचार भी क्या है भाई, कब हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ हुआ है। एक भ्रष्टाचार जो है पहले खुला-खुला ऑफ़िस में होता था, अब क्या है, कई बार ऐसे आपने कांड देखे होंगे कि एक अधिकारी जो है, वीडियो में आप देखते होंगे कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब क्या हो जाता है, बहुत अच्छे-अच्छे कैमरा चले हैं, ऑनलाइन सिस्टम चला है कि एक बटन कैमरा आता है, आप क्या है, भ्रष्टाचार करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड के साथ में जो है पकड़ाए जा सकते हैं, मतलब पकड़ा सकते हैं उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो सरकारी आदमी हैं।
तो अब जो है भ्रष्टाचार कम हुआ है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या फिर किसी और तरीके से क्या है पकड़ जाते हैं ऑनलाइन माध्यम से। आप क्या करते हैं, उनको भ्रष्टाचार का पेमेंट करते हैं, तब भी वो जो है रिकॉर्ड हो जाता है ऑनलाइन में, तो उससे पकड़ जाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति, तो जो संविधान के लक्ष्य न्याय समानता और न्याय समानता स्वतंत्रता, वो लक्ष्य भी जो क्या है अब मिल रहे हैं। ये शासन का लक्ष्य क्या है, अगर पूछे हमारे जो सरकार है उसका लक्ष्य क्या है, तो सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, जनता का कल्याण करना। वो अलग बात है कि अपना लक्ष्य जेब भर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जनता का कल्याण करना जो है मुख्य लक्ष्य। जनता का कल्याण कब होगा, जब जनता को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। एक गरीब आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाती है, इससे अच्छा उसे क्या चाहिए जीवन में, ठीक है। तो ये नौकरी कब संभव हुई है, जब से ये ई गवर्नेंस आया है, जब को सभी लोगों को समान रूप से भागीदारी करने का अवसर मिला है, तभी तो इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, ठीक है। वरना सोने के चम्मच लेकर के जो है पैदा होते थे पहले, वही क्या कर लेते थे, अपना वंशानुगत अधिकार बना करके रखा हुआ था शासन में, ठीक है। तो अब जो है, अब हम सभी के पास में समान अधिकार है, जिसकी मतलब क्षमता है, जिसकी मेहनत करने का जो क्या है क्षमता है, ले लीजिएगा, पोस्ट ले लीजिएगा। इसलिए तो कंपटीशन अब बढ़ गया है। तब फिर क्या है, जब किसी के बस का नहीं है तो फिर क्या करते हैं, कई लोग पेपर लीक करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं। पैसा तो है लेकिन क्षमता नहीं है, ठीक है। और ये क्षमता कहाँ से आती है, आपको पता होगा, क्षमता जो है अपने खून में होती है, ठीक है। ये फिर मेहनत करने से भी आती है। तो ये लोगों का कल्याण कब होगा, जब न्याय मिलेगा हमें, जब क्या मिलेगी, समानता का अधिकार मिलेगा, जब हमें क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे भागीदारी के लिए, तो क्या होगा, ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, सरकार के कल्याण हो जाएगा। तो ये सब किससे संभव है, ई गवर्नेंस के माध्यम से संभव है। भाई ऐसी ही चीजों को क्या किया जाता है, समझा जाता है, क्योंकि ई गवर्नेंस जो है, अभी आप देखेंगे तो निबंध वाले टॉपिक में जो है ई गवर्नेंस दिया हुआ। कैसे निबंध लिखेंगे अगर जितनी सारी चीजें नहीं समझेंगे, तो कहेंगे। अब मैंने जो है प्री के लिए जो है इतना कंटेंट काफी है जो मैं यहाँ पर लिख करके आया हूँ, बस चीजों को समझ लीजिएगा। मेंस में आप जो है समझदारी से ही लिख पाएंगे, निबंध वगैरह समझदारी से ही लिख पाएंगे। तो समझिएगा बातों को, इसका कभी इरिलेवेंट मत ठहराइएगा कि मतलब फालतू की बातें जो है इतनी देर से बता रहा है, 2 मिनट में भी पूरा हो सकता था। हाँ हो सकते थे भाई, 2 मिनट में जो है ये टिक किया जा सकता था, लेकिन चीज़ों को समझिएगा। वहां तक अपन हो आए हैं तो वो गलती आप भी जो है कर रहे हैं, अगर 2 मिनट में टरका रहे हैं। जहाँ चीज़ों की समझाने की जरूरत है वहां अपन को समझाएंगे। अगला है ई गवर्नेंस का विकास। देखिएगा इस विकास से जो है मेंस में कोई खास प्रश्न नहीं बनता है। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, प्रीलिम्स में जो है सीधे से फैक्ट पूछे जाते हैं, सन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे कैसे विकास हुआ। देखिए ई गवर्नेंस का अगर विकास देखेंगे तो भारत में सबसे पहले शुरुआत कब होती है, 1970 में होती है। और 1970 में क्या किया गया था, चुनाव की जो है गणना की गई थी ऑनलाइन माध्यम से, और इसमें जो है चुनाव के परिणाम भी क्या किए गए थे, ऑनलाइन माध्यम से क्या किए गए थे, जारी किए गए थे, ठीक है। तो पूछे कि किससे कब से जो है ई गवर्नेंस का भारत में जो शुरुआत हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, 1970 के दशक से जो है इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। अब देखिएगा इसके बाद क्या करती है सरकार, जो है अपना पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट बनाती है। तो पूछिए आपसे, इलेक्ट्रॉनिक विभाग का गठन जो है कब किया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 1970 में जो है इलेक्ट्रॉनिक विभाग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और यह जो इसके विकास में क्या था, एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। अब इसने क्या किया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया कि भाई कैसे प्रयोग किया जा सकता है, कैसे क्या संभव होता है। तो उन सब पर जो है यहाँ पर जो है अधिकारियों की नियुक्ति की गई, कर्मचारियों की, तो उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विभाग 1970 में आता है। फिर आपसे ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 से 4 बार जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। शॉर्ट में बोले तो NIC से बोल देते हैं, गलती मत करिएगा, मैं फिर से बताता हूँ। NIC बोले तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र होता है, ठीक है। एक NIC एक और होता है, क्या होता है, एक NIC और होता है। मैं शायद भर जब नेटवर्क पढ़ा रहा था, नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ा रहा था, क्या नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ा रहा था, तो वहां पर चर्चा अगर नहीं की हुई है तो ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर दिमाग में चीजें होती हैं, कई बार जो है हर बार जो है वहीं पर नहीं निकल पाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है अपन आ जाते हैं जब लगातार काम करते रहते हैं। तो NIC क्या है, एक एक जो है नेटवर्किंग डिवाइस है, और एक NIC क्या है, तो ई गवर्नेंस में अगर NIC की बात की जाए तो ये क्या है, एक संस्था है, सूचना विज्ञान केंद्र है। और ये क्या है NIC, ये जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नहीं रहा, चलिए ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है इसे क्या है बोला जाता है। ये मतलब डिवाइसों को जोड़ने के लिए एक क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो पूरा नाम ही आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्या है, ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है,
मतलब सरकार की एक क्या कार्यालय है और इसमें जो है दुनिया भर की सूचना जो है एक जगह संचित करके रखी जाती है। किसी का भी डाटा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति का डाटा आप देख लीजिएगा, आधार कार्ड से संबंधित बहुत बड़ी जो है संस्था है। इसमें जो है हर सरकारी डिपार्टमेंट के डाटा जो है देखने को मिल जाएंगे। तो जो ये NIC है तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, ध्यान रखिएगा। देश के जो सभी जिलों को क्या करती है, जिला कार्यालयों को कंप्यूटरित करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी इसने प्रारंभ किया हुआ था। क्या, अब जैसे उदाहरण से समझिएगा भाई, जो है हमें जिले में क्या करना है, योजना बनाना है। जैसे मान लीजिएगा मध्य प्रदेश में क्या करनी है, कोई स्कीम लॉन्च करनी है और हमें संपर्क करना है मध्य प्रदेश के 52 जिलों से, क्या करना है, संपर्क करना है। अब अगर मीटिंग बुलाई जाए तो भाई लाखों करोड़ रुपया खर्चा होगा, क्योंकि भाई हर जिले का कलेक्टर जो है एक जगह आकर के बैठेगा। कलेक्टर है तो ऐसे तो चला नहीं जाएगा कि बस में चला जाएगा, तो उसका जो पूरा का पूरा काफिला जाता होता है, साथ में सिक्योरिटी व्यवस्था सब कुछ जो है साथ में जाती है। ठीक है, तो जो है 52 जिलों के जो है क्या है, कलेक्टर को बुलाया जाएगा एक जगह पर, फिर उनकी जो है सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर जो है सभी लोग मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, फिर बाद में योजना बनेगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। कोई कलेक्टर जो है छुट्टी पर है, कोई जो है अच्छे से योजना नहीं बन पाती थी। अब क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जो है एक जिला सूचना प्रणाली का केंद्र का गठन किया है। जितने भी जो है 52 के 52 जिला हैं सभी को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है आपस में। अब यहाँ से जो है क्या होगा, मध्य प्रदेश सरकार का जो मुख्य कैबिनेट सचिव होगा या फिर जो सचिवालय होता है, सभी कलेक्टरों को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, सचिवालय होता है। और सचिवालय में जो है IAS, बहुत सारे IAS अधिकारी होते हैं जो प्रमोट होकर के वहां पर पहुंचते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और जो है ये मीटिंग ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हो जाती है। सभी से जानकारी पूछ ली जाती है, भाई आपके यहाँ पर कितनी आवास योजनाएं हुई हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार को क्या करना है, आवास योजना की जो है रिपोर्ट तैयार करना है कि मध्य प्रदेश में जो है ये रिपोर्ट किसको भेजनी है, भारत सरकार को भेजनी है। तो मध्य प्रदेश सरकार सभी जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करेगी कि भाई 5 तारीख को क्या होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। सभी लोग जो है 11 बजे रेडी रहिएगा, जूम के माध्यम से मीटिंग होगी। जो भी सिस्टम हो गवर्नमेंट का मीटिंग करने का, ये समानता सभी को पता नहीं होता है, क्योंकि ये बातें गुप्त रखी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है जब से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हुआ है तो ये अपना कार्य करता रहता है, सभी को जो है आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है उसे किससे जोड़ा गया है, सभी राज्य सरकारों से जोड़ा गया है। जो राज्य सरकार है उसे किसके माध्यम से, जिला सरकारों से जोड़ा गया है। जो जिला हैं सभी, उन्हें किससे, SDM यानी कि या फिर यूँ कह सकते हैं तहसीलों से जोड़ा गया है। तहसीलों से जोड़ा गया, जितने भी तहसीलें हैं उन तहसील के अंतर्गत जितने भी स्कूल है, गांव है, से हर तरीके से जो क्या किया गया, सिस्टम को जोड़ा गया है ऑनलाइन माध्यम से, ताकि अब जो है जिससे संपर्क करना चाहे हम क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और योजना पारदर्शी बनती है। तो ये तरीका क्या कहलाता है, यही जो सब काम कर रहा है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इस साइड में जो है ये काम कर रहा है। बहुत सारी अभी योजनाएं हैं, अभी देखेंगे हम आगे चल करके। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो आप क्या बताएंगे कि 1986 में जो है इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। बस फिलहाल में इतनी बातें ध्यान रखिए। कहाँ पर है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ध्यान रखिएगा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है ये, दिल्ली में जो है स्थित है। अगली बात करते हैं, अगर अगली देखें तो राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क, तो निकनेट ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भाई यह जो है इसी के द्वारा 1987 में शुरू किया गया था। 1987 में क्या किया गया था, यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, मतलब सभी लोगों को कनेक्ट किया गया था। तो यह जो है ई-गवर्नेंस की प्रगति का महत्वपूर्ण सूत्रधार है। और अगर बात करें तो इतना ही ध्यान रखिएगा, 1987 में जो क्या किया गया था, एक नेटवर्क बनाया गया था। अगली बात करते हैं, स्वान मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे कई बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न पूछा गया है, सिंपल सा बात करता है प्रश्न जो है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, इसका जो पूरा नाम होता है स्टेट वाइड वाइड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इसका पूरा नाम है। तो सिंपल सा बात ये ध्यान रखना है। तो स्वान क्या है, ये एक नेटवर्क है और ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था। अब ये जो है आपको क्या करना है बताना, ये आई थिंक मुझे लगता है इसी के द्वारा जो है NIC के द्वारा ही क्या किया गया था, इस स्वान नेटवर्क का विकास किया गया था। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो ये इसकी अगर घोषणा की बात की जाए तो 2004 में इसकी जो क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। 2004 में इसकी क्या हुई थी, घोषणा की गई थी। और 2005 से क्या हुआ था, इसका जो है स्वान का क्या हुआ था, क्रियान्वयन हुआ था। अभी समझ में आ जाएगा, सब कुछ मैं इसमें जानकारी दे दूंगा। ठीक है, इस योजना के तहत जो है टारगेट रखा गया था कि चाहे कहीं पर भी हो तो उसे कम से कम 2 MBPS डाटा की स्पीड क्या है, मिलेगी। अब जैसे मान लीजिएगा भाई कि सरकार क्या करना चाहती है, किसी तहसील से कंट्रोल करना चाहती है, मतलब संपर्क करना चाहती है, और वहां पर डाटा जो है चलता ही नहीं है, इंटरनेट चलता ही है, तो कैसे काम चलेगा।
ग्राम पंचायतों की जानकारी जो है वेबसाइट में डालना चाहती है, कुछ बजट डालना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, तो वहाँ पर डाटा चलता ही नहीं है, तो वाईफाई कहाँ तक लगवाया जाएगा। तो इस नेटवर्क के माध्यम से क्या किया गया था, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से भारत के सभी क्षेत्रों में कम से कम ये फिक्स किया गया था कि इतनी हाई स्पीड जो है डाटा मिल सके, ताकि सरकारी कार्यालयों से जल्दी संपर्क किया जा सके। तो आया समझ में क्या था स्वान, ये मतलब इस प्रकार की एक योजना थी जिसके माध्यम से जो है डाटा की स्पीड को जो है सभी क्षेत्रों में प्रदान किया गया था। कम से कम डाटा की स्पीड 2 Mbps, इसका पूरा नाम क्या होता है, MB पर सेकेंड, 2 MB जो है पर सेकेंड जो है स्पीड से डाटा चलेगा, कम से कम इतनी बात की गई थी। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इतना ही ध्यान रख लीजिएगा कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, और इसके माध्यम से क्या किया गया था, जिले के जितने भी हैं, चाहे वो जिला कार्यालय हो, चाहे वो प्रभागीय कार्यालय हो, चाहे SDM कार्यालय हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, उन सभी मुख्यालयों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, और क्या किया गया था, इन्हें आपस में जो है सभी सरकारी कार्यालयों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और जोड़ा किस लिए गया था, ताकि जो है वही बात है कि योजनाओं के लिए जो है समन्वय हो सके, संपर्क हो सके, और गति यहाँ पर कितनी होगी डाटा की, इतनी होगी। चलिए अगली बात करते हैं, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक है, ये भी जो है सरकार द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया। सभी बातें भाई ध्यान रखिएगा, ये समय यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। 2005 से योजना क्रियान्वित हो रही, पूरा नाम जो है पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो पहली बात ध्यान रखना 2010 में की गई थी। कहाँ पर है ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क, यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में यह जो है नेटवर्क स्थित है। उद्देश्य क्या है, तो इसका जो है उद्देश्य रिसर्च, जैसे रिसर्च होती है, रिसर्च तथा पाठ्यक्रम संबंधी कनेक्टिविटी सुविधा को बढ़ाने हेतु नेटवर्क विकसित करना। अब देखिएगा एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो ध्यान रखिएगा यह जो किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये NIC द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। NIC द्वारा जो क्या किया गया, इसका विकास किया गया है। कि भारत में ही नहीं, यह जो है भूटान में भी कार्य करता है। तो भारत और भूटान में भी कार्य करता है। ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है किन देशों के साथ जो है कार्य कर रहा है, भारत और भूटान के साथ में कार्य करता है। अगर आपसे पूछे कि जो यह नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, या इसकी मुख्य एजेंसी कौन है, या नोडल एजेंसी कौन सी है, तो क्या बताओगे आप, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। तो इतनी बातें आपको, इसके अलावा CSC भी आप समझ सकते हैं। CSC की स्थापना कब की गई थी, CSC का मतलब क्या होता है, आपके गांव में जो है जहां से पैसा निकलाते हैं अंगूठा लगा करके, उस केंद्र को क्या कहते हैं, CSC बोलते हैं। अगर बात करूं तो इसे कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। ये जो है सरकार द्वारा क्या की गई है, स्थापित की गई है। किस लिए स्थापित की गई है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी सरकार के काम हैं, वो जो है चूंकि गांव के लोग जो है साक्षर नहीं होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में या सभी क्षेत्रों में क्या कर सकें, सरकारी कामकाज के जो है कार्य को पूरा किया जा सके, इसके लिए जो है ये जो है सेंटर बनाए गए हैं। जैसे कि पैसे निकालना हो, या कोई फॉर्म भरना हो, या बिल पेमेंट करना हो, कुछ भी। तो ध्यान रखना कब से कॉमन सर्विस सेंटर बनवाए गए हैं, 2009 से जो है बनाए गए हैं। तो ये जो है इतनी बातें फिलहाल में आप जो है ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे भी अभी देखते हैं सभी चीज़ें, और भी योजनाएं हैं, तो ये यहाँ इतनी ध्यान दीजिएगा। E-गवर्नेंस के देखिएगा चरण, आपसे पूछे कौन कौन से चरण होते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। मतलब जैसे किसी भी क्षेत्र में क्या करना है, आपको चाहते हैं कि वहां पर जो है E-गवर्नेंस का विकास किया जा सके, तो कौन कौन से जो है स्टेप हो सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप होता है कंप्यूटरलाइजेशन। भाई आप जो है शासन में क्या करना चाहते हैं, E-गवर्नेंस डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर होना चाहिए ना। तो पूरे के पूरे जो सरकारी कार्यालय हैं, उनमें कंप्यूटरलाइजेशन यानी कंप्यूटरीकरण किया जाता है। वहां पर एक एक जो है कंप्यूटर स्थापित करवाए जाते हैं। दूसरी बात जो होती है उपस्थिति। जैसे सरकारी कार्यालयों में आपने कंप्यूटर तो रख दिए, वहां पर कोई प्रेजेंस नहीं है, यानी कि उपस्थित नहीं है। यहाँ से जो है हेलो हेलो क्या किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है, वहाँ कोई बोलने वाला ही नहीं है। ठीक है, पहले तो क्या होता था, अब तो भाई बहुत कुछ हो गया है कि कैमरे वैमरे वगैरह लग गए, नहीं पता चला कि मास्टर साहब सो रहे हैं, स्कूल में क्या कर रही है, गाय आराम कर रही है। जी हाँ, रियलिटी है भाई। गाय क्या होती थी, स्कूल में बड़ी आराम करती थी। शाम के क्या होती थी, जब सहारक का समय होता तो वहाँ पर बारात पड़ती थी, शादी विवाह जो होते थे तो स्कूलों में ही पहले संपन्न हुआ करते थे। ठीक है, उनको जो है क्या बोलते हैं भाई, मतलब बारात का जो है अखाड़ा बना करके रखा हुआ था। अब धीरे धीरे ये सब सिस्टम क्या हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंस मतलब उपस्थिति जरूरी है कंप्यूटर प्रज्ञा सरकारी कार्यालय में। फिर इसके बाद वहाँ पर एक व्यक्ति जो है, आजकल आप देखेंगे लगभग हर कार्यालय में जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है पोस्ट रखा जाता है।
इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है उनमें संपर्क होना, क्रिया होना, वाद विवाद होना। तो फिर वाद विवाद होती है, बाद में जो है ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि सूचना का लेन देन होता है। ठीक है, तो ये जो है 4 चरण है, ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी मेंस में 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है ये, और इसके अलावा जो है प्री में पूछा जा सकता है। ये पूछा जा चुका है कि ई गवर्नेंस का प्रथम चरण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? कंप्यूटरलाइजेशन। अगली बात कर लेते हैं, और अगला है कि कौन कौन सी जो है स्कीम चलाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार ने जो है एक NEGP योजना चलाई हुई है। अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या? चलिए, आई थिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। NEGP योजना चलाई हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जितने स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा। 6 बार यहाँ से MPPSC में प्रश्न पूछा जा चुका है। कितनी बार? 6 बार। हर एग्जाम में अलग अलग, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में, कहीं ज़्यादा बार पूछा गया हो। 2-3 बार तो भाई राज्य सेवा परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान योजना है ये। फिर अगर हम बात करते हैं इन योजनाओं में कि कौन कौन सी योजना है, देखिएगा। NEGP जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, ये योजना आपकी कब की है? तो ध्यान रखिएगा, यह योजना जो है 2006 की है। अभी हम डिटेल में इसकी जो है चर्चा करेंगे। 2006 में शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो KCC योजना है, देखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अगर बात करें, अगर आपसे पूछे कि यह योजना कब की है, तो यह योजना जो है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 1998 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1998 में। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे, किसान कॉल सेंटर, दोनों का पूरा नाम वही है, किसान कॉल सेंटर भी वही है, किसान क्रेडिट कार्ड भी वही है। ठीक है, तो किसान कॉल सेंटर योजना ये कब की है? तो ध्यान रखिए, ये योजना जो है 2004 की है। अगर पूछे आपसे कॉल सेंटर की बात की जाए, किसान कॉल सेंटर जो है कब खोला गया था, तो ये भी तो ई गवर्नेंस है ना भाई। किसानों के लिए कुछ भी जो है क्या करना है? संपर्क करना है। कोई भी खाद बीज के बारे में जानकारी चाहिए, मृदा स्वास्थ्य के लिए, मृदा परीक्षण के लिए, तो यहाँ पर जो है आप लोग बात कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग जो है बातें नहीं करते हैं, तो आप लोगों के घर में अगर किसाने हैं, तो किसान है, तो फिर आप जो है किसान क्रेडिट कार्ड में क्या करिएगा? बात कीजिएगा। वेबसाइट में डालिएगा किसान क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन या किसान हेल्पलाइन, तो आपको नंबर मिल जाएगा वहां से। तो आप जो है संपर्क कीजिएगा, अपने घर वालों को सलाह दीजिएगा कि इनसे बात किया करिएगा। आप जो है किनसे पूछते रहते हैं क्या करें क्या करें, परंपरागत तकनीकी को छोड़िएगा, जो लाभकारी सिद्ध हो। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बैठते हैं भाई, रिसर्च किए हुए लोग बैठते हैं, जो एग्रीकल्चर से क्या करते हैं, इसमें लंबा अनुभव रखते हैं, जो आधुनिक तकनीकी से परिचित हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये योजना अगर पूछे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब की है? 1998 में। इसमें एक क्या किया जाता है? एक कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से किसान जो क्या कर सकता है? ऋण ले सकता है, कम ब्याज पर सरकार देती है। अब बात करते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो ये तो हमने देख लिया है कि 2010 में बनाया गया था, इसे देख लिया है। NIC, ये भी अपन ने देख लिया है, 1976 की है। और हम बात करें स्वयं, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वयं भी। हालांकि यहाँ पर इतना अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया, UGC नेट में इसका प्रश्न खूब आता है। तो स्वयं की अगर बात की जाए, तो स्वयं क्या है? तो स्वयं जो है एक प्रकार की, भाई ध्यान रखिएगा कि यह जो पढ़ने के लिए यह सिस्टम है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ सिस्टम है। अगर इसका पूरा नाम की बात करें, तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड। तो ये जो है, सिंपल सी बात करूं, स्वयं एक प्रकार का सरकार का पोर्टल है, और इसे जो कैसे शिक्षा के लिए क्या किया गया है? विकसित किया गया है। आप जाइएगा, अभी भी जाकर के वहां पर देख सकते हैं कि स्वयं पोर्टल पर लॉगिन कीजिएगा, और यहाँ पर जो है आपको क्या है? ऑनलाइन कोर्स जो है देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? ऑनलाइन, सरकार द्वारा जो है ऑनलाइन कोर्स जो है यहाँ पर जारी किए जाते हैं। सामान्यतः किसी अपने एग्जाम को टारगेट करके नहीं, जैसे PhD वगैरह है, रिसर्च के लिए है, उसमें ज़्यादा करके रहते हैं। तो स्वयं पोर्टल ये इसलिए है। तो शायद मुझे स्वयं के से संबंधित, शिक्षा से संबंधित है। पूरा नाम जो है यहाँ पर MPPSC में अभी तक कभी नहीं ये पूछा गया है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। पूरा नाम होता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड, जो है इसका पूरा नाम होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखिए किससे संबंधित है। और अगर बात करना हो, तो हम बात करते हैं उमंग। ये इसमें जो है स्टार लगा लीजिएगा, इसमें क्या करिएगा? स्टार लगा लीजिएगा। पूरा नाम इसका जो है पूछा जा चुका है। क्या किया जा चुका है? इसका पूरा नाम जो है पूछा गया है। उमंग क्या है? एक ऐप्स है, और इस ऐप्स में जो है सरकारी कामकाज होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सरकारी योजना है, जैसे कि आप जो क्या देखते हैं, डिजी लॉकर देखते हैं, वैसा ही उमंग है। बहुत सारी योजनाएं होती हैं यहाँ पर, जो है आवेदन करने के लिए होते हैं बहुत सारे। पहले जो है COVID-19 लगा हुआ था, तो उमंग से ही क्या किया जा रहा था? लॉगिन किया जा रहा था। तो उमंग का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? पूरा नाम कैसे ध्यान रखेंगे? तो इसका पूरा नाम जो है यूनिफाइड 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 ध्यान रखना है। यूनिफाइड मोबाइल यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन
फॉर एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब देखिएगा भाई, इतना टाइम तो नहीं है अपने पास में कि क्या करें आपको प्रश्न दिखा सकें। अब मुझे पता नहीं है किसे प्रश्न में आया हुआ था, और लेकिन आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में। अगर आपको ये नहीं पता कैसे प्रश्न चेक करते हैं तो मैं कभी ना कभी बता दूंगा, या पेपर जो है आयोग की वेबसाइट से निकाल करके देखते रहा करो। तो ये उमंग का जो है पूरा नाम होगा। तो यहाँ पर जो है केंद्र, राज्य और यहाँ तक की जितनी भी सरकारें होती हैं उन सभी को जो है मोबाइल के माध्यम से जो है पहुंच प्राप्त की जा सकती है। किसके माध्यम से? इस ऐप के माध्यम से। उमंग ऐप क्या है? सरकारी ऐप है। तो इसका पूरा नाम आपको रट लेना है किसी भी हालत में। अगली बात करते हैं भीम। तो इसका भी जो है पूरा नाम पूछ लेता है। भीम जो है सरकार द्वारा पेमेंट करने के लिए जो है भीम ऐप लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है और इसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस, ठीक है, भारत इंटरफेस इंटरफेस फॉर मनी। ये क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है। तो ये पूरा नाम जो है पूछा गया है, ये भी पूछा जा चुका है। और जो चीजें पूछी जाती हैं वही मैं बता रहा हूँ। एनपीसीआई, जितना भी सरकारी पेमेंट होता है, सरकारी सैलरी आती है, सरकार जितने भी पैसे देती है वो यही कंपनी संभालती है। कौन सी कंपनी संभालती है? एनपीसीआई। और इसका पूरा नाम होता है नेशनल नेशनल पेमेंट नेशनल पेमेंट कारपोरेशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कभी जो है आप चेक करिएगा, क्या चेक करिएगा, जैसे कभी मम्मी के पैसा आए, जैसे 1000 रुपये लाडली बहना के आते हैं, ये वाले चेक करिएगा। तो उसमें जो है नीचे कहीं ना कहीं आपको कोष्टक में लिखा हुआ मिल जाएगा एनपीसीआई, या फिर पापा लोगों के पैसा आए, दादा लोगों के किसान के सम्मान निधि के, तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। मैं चेक करता रहता हूँ, मुझे मिल चुका है ये, ठीक है। तो ऐसे जब वो कोविड-19 के टाइम पर हुआ था कि सभी के खातों में क्या आ रहे थे, कुछ पैसे आ रहे थे, ठीक है। तो कुछ हेल्प के लिए जो है पैसे आ रहे थे, तो मेरे पास में भी जो है ऐसे आए हुए थे। चूंकि मुझे जो है पता नहीं था कि 2800 रुपये के समथिंग आए हुए थे, तो मुझे पता नहीं कि भाई कहाँ से पैसे आ गए, किसने डाल दिए। तो मैंने उसका जो है चेक करने की कोशिश किया, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसमें देखा एनपीसीआई लिखा हुआ था। तो मैंने फिर एनपीसीआई को जो है ऑनलाइन जा करके देखा कि सिस्टम क्या है, तो पता चला एक सरकारी वेबसाइट है। तो मुझे पता चल गया कि पैसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं किसी न किसी चीज़ में, बाद में पता चला। यूपीआई, ये भी जो है पेमेंट के लिए खूब आप यूपीआई पेमेंट करते हैं फोन पे के माध्यम से दिन भर। तो इसको जो है, इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसका पूरा नाम होता है। यूनिफाइड, भाई अपन से यहाँ पर लिखते हैं बनेगा यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो जाएंगी, इतने आपको ये पूरे नाम ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जो है आपको अब ध्यान रखना है, ई गवर्नेंस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। क्या क्या ध्यान रखना है? आप जो है इसे जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लेंगे। अगर इतना ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो है आपका प्रश्न नहीं फंसेगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, बहुत वैल्यूबल होता है। अगर पढ़ा पढ़ाया छूट जाए, अगर ना पढ़ा हो तब बात अलग होती है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। पूछे आपसे योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो ध्यान रखना 18 मई 2006 की जो है ये योजना है। क्या है? 18 मई 2006 में ये शुरू की गई थी। फिर पूछे इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम ध्यान रखिएगा, पूरा नाम जो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। क्या नाम है इसका? नेशनल ई का मतलब हो जाएगा ई, या इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, ठीक है। लेकिन पूरा नाम जो है हिंदी में आया, कैसा भी आया, आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो यह जो है इसमें बहुत सारी योजनाएं शामिल हैं। तो सरकार जो है सरकारी योजना इसके अंतर्गत आती हैं। फिर दूसरी बात पूछे, और इसमें क्या पूछा जाता है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं पूरे के पूरे, जितने मैं फैक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर सभी पूछे जा चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो पूछे आपसे कि इस योजना का जो है क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जितनी भी जो सरकारी सेवाएं हैं नागरिकों की, क्या है, सरकारी जितनी भी मतलब सेवा हैं गवर्नमेंट की, वो कहाँ तक पहुँच सकें, भारत के जो है नागरिकों तक पहुँचाने के लिए जो है क्या है ये मतलब इसका ये क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। और इसी ने तो क्या खोला हुआ था, सीएससी सेंटर जो है, इसी के तहत जो क्या किया गया था, सीएससी सेंटर खोले गए थे तभी, ताकि सभी तक जो है सरकारी योजनाएं पहुंच सकें।
और अगर बात करें कि और इसमें जो है आपको क्या ध्यान रखना है, और अगर ध्यान रखना हो तो इसमें और एक बात ध्यान रखिए, किस किस के द्वारा मतलब सरकार के जो है 3 विभाग मिलकर के ऐसी यह योजना चलाई। तो यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में ही कि कौन कौन से वो 3 विभाग है जिन्होंने यह योजना चलाई हुई थी। तो ध्यान रखना, एक है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, क्या है, एक है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। ध्यान रखना कब हुई थी इसका स्थापना, 1970 में जो है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। दूसरे विभाग की अगर बात की जाए तो इसमें जो दूसरा विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, और तो एक हो जाएगा आईसीटी सूचना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये हो जाएगा। और जो तीसरा जो इसमें विभाग हो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग हो जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग। तो ये जो है 3 विभागों द्वारा मिलकर के योजना शुरू की गई है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। इन तीनों विभाग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दिया हुआ था, एक ये दिया हुआ था अलग से, एक ये अलग से था, एक में तीनों दिए हुए थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कौन सही होगा। अगली बात करें, इसका ध्येय वाक्य भी आपसे जो है पूछा जा चुका है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है। इसका ध्येय वाक्य है एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। तो क्या है इसका ध्येय वाक्य, अभी और है क्या? ठीक है, तो इसका ध्येय वाक्य जो है, तो ये भी जो है चीजें ध्यान रखना है, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपकी ओर। ठीक है, एक कदम आपकी ओर और एक कदम आपके लिए, एक कदम आपके लिए, ये क्या है इसका ध्येय वाक्य है। मिशन मोड, जो मिशन मोड प्रोजेक्ट में से किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे सारांश के नाम से जानते हैं। अरे क्या है सारांश, कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि मिशन मोड में ई गवर्नेंस योजना को किस नाम से जानते हैं। तो आप क्या बताएंगे, सारांश के नाम से जानते हैं। असिस्टेंस पेपर उठा करके देखिएगा, वहां पर ही आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इतनी बातें जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर पढ़ लेना। और बचा है क्या कुछ, मध्य ई गवर्नेंस योजना। अब देखिए अलग अलग राज्य सरकारों ने भी योजनाएं चलाई हुई है। आपसे पूछे भूमि प्रोजेक्ट किस राज्य का है, तो आप ध्यान रखेंगे कर्नाटक राज्य का है। इसमें सरकारी रिकॉर्ड को जो है क्या है, ऑनलाइन किया गया है। फ्रेंड प्रोजेक्ट किसका है, ये केरल राज्य का है फ्रेंड प्रोजेक्ट। और ज्ञान दूत किसका है, ये मध्य प्रदेश सरकार का, शिक्षा से संबंधित है। धार चलाया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन कब चलाया गया था बताइएगा, डिजिटल इंडिया मिशन जो है कब चलाया गया था, भारत सरकार की योजना है। तो 1 जुलाई 2015 को क्या की गई थी, डिजिटल इंडिया मिशन चलाया गया था। डिजी लॉकर देखिएगा, ये मेंस में 5 नंबर का प्रश्न आ चुका है, 2021 के मेंस में आया हुआ था। डिजी लॉकर पर टिप्पणी कीजिएगा। तो सरकार ने क्या किया है, एक मतलब ऐप्स अपना लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है कि मतलब यहाँ पर ऑनलाइन रूप में क्या किया जाए, डेटा सेव किया जा सके, इसके लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है डिजी लॉकर। और आपको जो है इसमें ध्यान रखना है कि जो ये डिजी लॉकर एप्स है, इसमें कितना डाटा सेव किया जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे कि 1 GB तक का डाटा जो है सरकार यहाँ पर सेव करने की अनुमति देती है। अपनी मार्कशीट वगैरह यहाँ पर कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं भाई, अपना रोल नंबर डालिएगा डिजी लॉकर में, रोल नंबर डालेंगे आपकी मार्कशीट जो है अपने आप आ जाएगी। आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आधार कार्ड आ जाएगा। पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड आ जाएगा। आय प्रमाण पत्र, जितने भी दस्तावेज हैं आप जो दुनियादारी से सरकारी ऑफिस से जाना, जैसे आय प्रमाण पत्र खो जाता है तो आप यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं ना, तो डिजी लॉकर से भाई डाउनलोड कीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना पड़ता है, धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। कोई भी सरकारी कार्यालय में हो ये फोटोकॉपी चल जाती है, आपको जो है कहीं से देने की जरूरत नहीं होती। कहीं भी जमा करना हो तो ऑनलाइन यहाँ से स्कैन डॉक्यूमेंट अपने आप जमा हो जाते हैं, सिर्फ यहाँ से भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये डिजी लॉकर हो जाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश ने क्या किया हुआ है। अब मध्य प्रदेश में भी जो है बहुत सारी योजनाएं क्या हो रही हैं, चल रही हैं। मेंस में एक बार प्रश्न आ गया था भाई कि मध्य प्रदेश द्वारा क्या किया, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो मेंस में ढूंढते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं इकट्ठी लिखा देता हूँ 5 योजनाएं, तो आप उनका जो है प्रयोग कर सकते हैं। एक जो है हेड स्टार्ट कार्यक्रम जो है, ये मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था हेड स्टार्ट कार्यक्रम। और ये सिंपल से समझिएगा, ये किससे संबंधित है, ये आपका शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। सरकारी स्कूलों में जो है यूँ बात कीजिएगा भाई कि हेड स्टार जो है शिक्षा केंद्र उन माध्यमिक स्कूल भवनों को कहा जाता है, जैसे जहाँ पर क्या होता है, जो डिजिटल शिक्षा जो है दी जा रही है, जहाँ पर डिजिटल सिस्टम कंप्लीट है, तो
उन भवनों को क्या कहा गया है, हेड स्टार्ट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग ऐसे 6000 जो है क्या किए हैं, हेड स्टार्ट शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किए हुए हैं। तो ये बात आपको समझ गए कि जहाँ के सरकारी स्कूलों के भवन जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी से युक्त है, उन्हें हेड स्टार्ट कहा गया है। और हेड स्टार्ट कार्यक्रम ये है। ज्ञान दूत योजना ध्यान रखिएगा, ये भी कब की है, ये वह भी वर्ष 2000 की है। और ये कहाँ चलाई गई थी, मध्य प्रदेश के धार जिला से जो है चलाई गई थी। ठीक है, तो इसमें भी जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों को जो है, इसमें ग्रामीण एक प्रकार की, ये ग्रामीण लोगों को इसमें जोड़ा गया है। तो ग्रामीण ये क्या है, नेटवर्क है एक प्रकार का, ये क्या है, ग्रामीण नेटवर्क है। और यहाँ पर सस्ती स्तर पर जो है सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। समग्र पोर्टल की बात करें तो समग्र पोर्टल भी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, लॉन्च किया हुआ है। और बात करें समग्र जो है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जो है, जितनी भी राज्य की योजनाएं हैं क्या हो सके, जो मतलब राज्य की योजनाएं जो हैं, योजना कहाँ तक पहुंच सके, नागरिक तक पहुंच सके, इसके लिए समग्र पोर्टल जो है शुरू किया गया है। आप जो है इनको जो है ऑनलाइन माध्यम से लॉगिन करके चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल, तो मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल जो है खास तौर से अगर बात की जाए तो ये जो है 9 विभागों द्वारा संचालित है। सभी जो है 9 विभाग मिलकर के इसे क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। और जो है 30 प्रकार की लगभग छात्रवृत्ति यहाँ पर जो है मिलने के लिए, आवेदन करने के लिए जो है वो क्या होता है, सिस्टम बनाया गया है। तो मतलब ये कितने विभाग, कोई दिक्कत नहीं भाई, छात्रवृत्ति सीधा सा लिख लीजिएगा शब्द कि छात्रवृत्ति लोगों को मिल सके। अब आपने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करवाते हैं। यही वेबसाइट में तो क्या कर देते हैं, वो फॉर्म भर देते हैं आपका। ठीक है, तो ये छात्रवृत्ति के लिए जो है ये मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल बनाया गया है। अगली बात करें एमपी ऑनलाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये पूछा गया है, कई बार प्रश्न आ जाता है। तो एमपी ऑनलाइन की स्थापना कब की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे जुलाई 2006 में की गई थी। कब की गई थी, जुलाई 2006 में जो है एमपी ऑनलाइन की स्थापना की गई थी। और ये सभी मध्य प्रदेश की जितनी भी सरकारी सेवाएं होती हैं उनको क्या करती है, ये प्रदान करने का कार्य करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार का क्या है, ये एक अधिकृत पोर्टल है। और यह है ई गवर्नेंस की महत्वपूर्ण पहल भी है। और इससे जो है और कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि जो भी मध्य प्रदेश की सेवाएं हो इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाभ ले सकते हैं। अगर आपसे पूछे यह जो है किसके द्वारा, तो एक तो ध्यान रखिएगा जो मध्य प्रदेश की क्या है, मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार प्लस जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये दो लोग क्या करते हैं मिलकर के एमपी ऑनलाइन को चला रहे हैं, एमपी ऑनलाइन कंपनी को जो है ये चला रहे हैं। ठीक है, तो किन के मध्य की संयुक्त कार्यक्रम है, तो आप बताएंगे कि यह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का मिला जुला कार्यक्रम है। तो इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं, ये टॉपिक मुझे लगता हुआ है कंप्लीट। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है जिसका नाम है गार्टनर का मॉडल। अब गार्टनर का मॉडल क्या है, सिंपल सा ये बताता है कि जैसे किसी भी क्षेत्र में क्या करना है, आपको ई गवर्नेंस का क्या करना है, विकास करना है। क्या करना है, किसी भी क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं, ई गवर्नेंस का जो है विकास करना चाहते हैं। तो कौन कौन से स्टेप होंगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इसके बाद जो मतलब एक क्रम बताया गया है। तो वो क्या है, इसका जो है ई गवर्नेंस का मॉडल है। और इस क्रम में मैं सीधी सी बात करूं तो 4 चरण हैं। सबसे पहले क्या होती है, सूचना होती है। सबसे पहले इसमें क्या बताई गई है, गार्टनर के मॉडल में सूचना होती है। दूसरे नंबर में क्या होती है, सहभागिता होती है। तीसरे में क्या होता है, लेन देन होता है। चौथे में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, अब जैसे ई गवर्नेंस का आप जो क्या करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन जो है क्या है, अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी ना। जैसे सरकार क्या करती है, कोई भी पोर्टल बनाती है, क्या करती है सरकार, कोई भी क्या करती है, पोर्टल बनाती है, कोई भी वेबसाइट बनाती है, कोई भी ऐप बनाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले सूचना जो है उसमें डालनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगी, सूचना हो जाएगी। सूचना के बाद उस सूचना का लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, लोग जो है उपयोग करेंगे। जब लोग उपयोग करेंगे तो उस ऐप से क्या जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, उसकी सहभागिता हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, उनमें इंटरेक्शन होगा, यानी कि सूचना का आदान प्रदान होने लगेगा। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, समाज में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ई गवर्नेंस लागू हो जाएगा। तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा। सेम प्रश्न जो है एमपीपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में आया हुआ था, पहला ऑप्शन जो है यही दिया हुआ था। ऐसे ही दे देते हैं, एक ऑप्शन में रहेगा सूचना, सहभागिता, लेन देन, परिवर्तन, फिर उल्टा कर देगा दूसरे ऑप्शन में परिवर्तन, लेन देन, सहभागिता, सूचना, किसी को आगे पीछे करता रहेगा। तो क्रम ध्यान रखना, सबसे पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है, चौथा चरण क्या है, ये है। क्रम ध्यान रखना है। 2020 में जो है ये प्रश्न आया हुआ था, इसके बाद 2025 में क्या है, दोबारा रिपीट हो गया था। तो ये जो है कर लीजिएगा। बाकी बहुत से मॉडल हैं, तो जो प्रश्न पूछा गया है वही बार कर लेते हैं। बाकी जो नया आएगा तो सभी लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि ये मॉडल कठिन है, ये सबसे सरल मॉडल है।
ठीक है, तो भाई अपना यहाँ पर क्या हो जाता है, टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए, कैसे लगी आपको क्लास, मुझे उम्मीद है कि भाई चीज़ें समझ में आई होंगी। अपन जो है क्या कर रहे हैं, फॉलो पढ़ दे रहे हैं। चलिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ये आपकी क्या होती है, फीस होती है। तो इस फीस को भी चुका करके जाइएगा। और एक पॉजिटिव कमेंट करना होता है, क्योंकि कमेंट ही क्या होता है, ये हमारी गुणवत्ता को सिद्ध करता है कि अगर हम सही से जो है चीज़ें बता रहे हैं तो ये जो है सिद्ध करता है आपका जो है एक कमेंट के भविष्य में भी जो है यही जो है आपकी गुणवत्ता, हमारी गुणवत्ता निर्धारित करेंगे। क्योंकि जो है तुलना करने का जो तरीका होता है वो कैसे पता चलता है, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए कुछ तथ्यों की आवश्यकता होती है। वो तथ्य हमें कहाँ मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। तो थोड़ा सा जो है आप इतना योगदान कर दिया करिएगा। कुछ भी ये जरूरी नहीं है कि भाई आप प्रशंसा करें, प्रशंसा मत करिएगा, वास्तविकता बताइएगा। ठीक है, वास्तविकता बताइएगा, कमी लिख दीजिएगा, मुझे कोई, मैं उसमें सुधार करूंगा। चलिए, थैंक यू।